एक एक मॉक टेस्ट के साथ आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ज्यादा अच्छा करना है, नेक्स्ट में ज्यादा अच्छा करना है, और ज्यादा रिवाइज करके करके आती थी मैं। तो वो काफी हेल्प करता है कि एक्चुअल जब एग्जाम होता है तो उससे पहले 5 बार एग्जाम दे रखा है आपने, तो फिर वो डेफिनेटली। ऐसे माहौल ही बन ही जाता है, तो प्रेशर भी हैंडल करना सीख जाते हैं। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। मेरे साथ मेरी एक प्यारी सी स्टूडेंट है जिनका नाम है कृषा। इस बार उन्होंने आईआईटी जैम का सपना अपना पूरा किया है। इस बार इनकी रैंक AIR 22 आई है। बहुत मेहनत, बहुत लंबे समय से मेहनत करने के बाद जब फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। सो ऐसी ही खुशी कृषा को डेफिनेटली हो रही होगी। एंड कृषा, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर AIR 22। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जब हम एक स्टूडेंट को एक बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं, जब एक लंबे समय से किसी स्टूडेंट को के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो एक पर्सनल कनेक्शन भी हो जाता है। और उसके बाद जब किसी का क्लियर हो जाए ना, तो सिर्फ स्टूडेंट को खुशी नहीं होती या उसके पेरेंट्स को खुशी नहीं होती, उसका टीचर भी मतलब सातवें आसमान पे होता है कि फाइनली वो स्टूडेंट जो इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा है, रेगुलर क्लासेस आता है, उसका क्लियर हो गया, तो बहुत खुशी होती है। पर इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का क्या रिस्पॉन्स था कृषा? जब मैंने रिजल्ट आया और मैंने कॉल किया था तो देवर लाइक, पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतना ऊपर तक रैंक जाएगा, बिकॉज दिस टाइम द पेपर वाज इजी एंड पीपल वर टेलिंग कि रैंक काफी वियर्ड आने वाली है। तो आई वाज आल्सो वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 22nd रैंक आ जाएगी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 50 के अंदर आ जाए टू बी आई बी हैप्पी, बट व्हेन आई गॉट 22nd रैंक दे वर ऑल हैप्पी। माय रूममेट्स वर हैप्पी। आई लिव इन अ पीजी, तो मेरे रूममेट्स भी खुश थे, मम्मी भी खुश थी, सब बाकी के फ्रेंड्स कॉलेज में सब, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी। बिल्कुल कृषा, क्योंकि लिए आपके जो आस-पास के लोग होते हैं वो भी तो आपको देख रहे थे प्रिपरेशन करते हुए, तो आप डेफिनिटली उनके खुश होने की बात है। सो कृषा, आपके मार्क्स कितने आए थे? मेरे मार्क्स है 77.67 आउट ऑफ 100 एंड या तो एक्सपेक्टेड ही नहीं थे इतने ज्यादा भी मार्क्स एक्चुअली एग्जाम होने के बाद। प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन आपकी इतनी अच्छी थी, डेफिनिटली मुझे मतलब शुरू से हमें कुछ स्टूडेंट्स का पता चल जाता है कि मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से निकालेंगे, तो उसमें आप भी स्टूडेंट थे, तो मुझे लगा था कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस बार निकाल सकते हो आईआईटी जैम, जो कि आपने निकाला भी। सो आईआईटी जाने का हमेशा से कोई सपना था कृषा कि आईआईटी जाना ही है, कुछ ऐसा ड्रीम था? और जब मैंने बैचलर शुरू किया तब भी लोग करते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ढूंढते हैं कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, व्हाट्स द फील्ड इन दिस दैट एंड एवरीथिंग। तो तभी पता चला था कि ऐसे सारे एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी जैम, टीआईफा के, एंड देन गैट डी। तो उस टाइम देख के रखा था कि ऐसे कोई एग्जाम है, आई कैन प्रिपेयर फॉर इट। देन एक्चुअली हुआ कि नो, आई कैन प्रिपेयर इट वेल फॉर इट एंड देन आई कैन एक्चुअली गो थ्रू इट। तो तब जाके फिर सोचा कि करना है, यही करना है अभी। सो फाइनली कैसे पता चला था? कोई वेबसाइट से, यूट्यूब से, किसी दोस्त ने बताया, पता कैसे चला? कॉलेज से, एक्चुअली कॉलेज के प्रोफेसर्स ने ऐसे ओरिएंटेशन वगैरह में बोला था कि दीज आर एग्जाम्स यू कैन प्रिपेयर फॉर, एंड उसी तरीके से पता चला। पर फिर खुद का रिसर्च किया कि कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन सी एग्जाम्स हैं और कहाँ का एडमिशन मिल सकता है, तो फिर वो थोड़ा खुद का रिसर्च था। सो आप अपने बीएससी कहाँ से कर रहे हो कृषा? मैं अभी आरजे कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ बीएससी। अच्छा, आप मुंबई से हो, मुंबई से कर रहे हो, अरे वाह! बहुत ही अच्छी बात है, मुंबई से एक अलग ही लगाव है मेरा। सो मुंबई से आप, दैट्स वेरी नाइस कृषा, बहुत अच्छी बात है, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। सो आपने प्रिपरेशन की शुरुआत कब से की थी कृषा? मैं सेकेंड ईयर में थी जब, सेकेंड ईयर दैट इज 2022 की एंडिंग में मैंने थोड़ा प्रिपरेशन शुरू किया, तो थोड़ा थोड़ा सा देखना वरना करना, सिलेबस देखना एक बार। तो मैंने उस टाइम पे 4-5 महीने पूरा प्रिपेयर करा था, थोड़ा 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 करके करके करा था। एंड देन आई टुक अ ब्रेक फॉर 3-4 मंथ, हेल्थ इश्यूज हो गए थे एंड वही माइग्रेन का थोड़ा इश्यू था, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था। देन आई स्टार्टेड इन मिड अप्रैल, आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड विथ यू हाँ। प्रिपरेशन। बीच से मैंने फिर कंटिन्यूसली प्रिपरेशन शुरू की है। आई नेवर जी, गेव जी, जी। लाइक नेवर टुक अ ब्रेक फ्रॉम। हुँ, 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 हुँ। सो कृष्णा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से मेरे बारे में पता चला था कि ऐसे कोई एग्ज़िस्ट करता है, ये कैसे आपको पता चला था? हाँ, हाँ। आपके यूट्यूब वीडियोस तो मेन थे, क्योंकि कभी भी कॉलेज की एग्जाम्स भी हुई और कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो वही यूट्यूब वीडियोस देख लेती थी आपके, तो वहीं से आपके बारे में पता चला है। अच्छा, तो कोई टॉपिक सर्च किया होगा और उससे आपको पता चल गया, हाँ दैट्स हाँ, बस बस कोई भी टॉपिक सर्च कर दिया और आपका वीडियो आ जाता था, तो वही फिर देख लेते थे एग्जाम से पहले तो बहुत ज्यादा।
सो कृष्णा, आपने क्या-क्या सोर्सेज़ रेफर किए थे? देखिए, आपने क्लासेस की थी मेरे साथ लाइव और रिकॉर्डेड तो हम्म, की थी। इसके अलावा क्या आप कुछ और सोर्सेज़ भी रेफर हम्म, करते हो? स्टैंडर्ड बुक रेफर करते थे? कोई हम्म। जैसे पाथफाइंडर की बुक्स होती हैं, कोई ऐसी बुक्स रेफर करते थे आप? मैंने मोस्टली तो आपके लेक्चर्स ही देखे हैं, लेक्चर्स देखती थी, नोट्स बनाती थी और उसको रिवाइज करती थी। बायोलॉजी तो आई थिंक मैंने ऐसे ही करी है। एंड समटाइम्स इफ कोई टेबल हो गया फिर कुछ हो गया तो वो पाथ फाइंडर की बुक्स में देख लेती थी। हुँ, हुँ। उसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स, एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में जब 4-5 महीने में मैं पढ़ती थी ना, तब मैंने थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड बुक्स देखा था, बट देन आई रियलाइज कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट ऑल्सो बहुत ज्यादा पढ़ना भी पड़ता है तब जाके यू कवर थिंग्स। तो फिर मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के बाद नहीं यूज की थी, मैंने आपके लेक्चर्स ही देखे थे फॉर बायोलॉजी। फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देयर इज दिस यूट्यूब चैनल कॉल्ड लर्नो हब, जिसपे वो लोग वन शॉट वीडियोस डालते हैं। तो ओके। मैंने सारे वन शॉट वीडियोस देख लिए थे और उनके नोट्स बना लिए थे फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फॉर मैथ मैंने कुछ ही चैप्टर्स लिए थे, जितने चैप्टर्स मुझे लग रहे थे कि इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल लिमिट्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत कर लिया था, तो वही मैंने करके रखा था। बाकी मैंने ज्यादा मैथ्स भी नहीं टच किया था, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स तो मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं थी। हुँ, हुँ, हुँ। एक्चुअली अब ये भी हो गया ना, पता नहीं आईआईटी जैम में क्या हो गया कि आईआईटी जैम अब बायोलॉजी को ही बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। फिज़िक्स, हाँ, केमिस्ट्री, मैथ्स तो बहुत हाँ, कम आ रही है और जितनी कम आ रही है हाँ, वो भी बहुत ईज़ी आ हाँ, रही है, जितना मुझे स्टूडेंट से रिव्यू मिल रहा है। उसी के बेसिस पे एग्जैक्टली। कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, मतलब 44 कट ऑफ। हाँ, क्या ही मतलब, इस बार तो काफी आसमान है। छुई है, इस बार तो लिटरली हाँ, हाँ, आसमान छुई है, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। और जो मतलब हम वही। नॉर्मली कभी देखा नहीं है कि 70 मार्क्स पे किसी स्टूडेंट की रैंक 150 के आस-पास आ रही है। मतलब लिटरली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 71, 72 मार्क्स है और उनकी रैंक है 150। पॉइंट्स के मार्क्स पे इस बार इतना एग्जैक्टली, फ्लक्चुएशन है, बहुत बहुत, ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा। फ्लक्चुएशन हुआ है। सो इस ऑल्सो बार बायोलॉजी तो पक्की करनी है, बायोलॉजी इज लाइक द फर्स्ट थिंग, उसके बाद ही मैंने फिजिक्स केम और मैथ इतना ज्यादा पढ़ा था। बायोलॉजी तो पहले ही अच्छे से खत्म करनी चाहिए, जितना जल्दी बने उतना, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग। डेफिनेट। और इसके अलावा मुझे कृषा ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, मतलब मैंने ये ज्यादातर टॉपर्स में देखा है कि रिसोर्स जितना कम रखें उतना ज्यादा अच्छा है। स्टूडेंट्स हाँ, मोस्टली क्या करते हैं, एक्चुअली। ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ भागते हैं। आप एक यूनिट तो बहुत अच्छे से कर लोगे रिसोर्सेज के भाग पीछे भाग भाग के, लेकिन फिर थक हाँ, जाओगे, फिर हाँ, थकान होने लग हाँ, जाएगी, एक साल में क्लियर करना है एग्जाम। सो ये चीज मुझे बहुत वही। अच्छी लगी। तो तुम जब करते थे, पढ़ते थे, तो तुमने लगभग कितने महीनों में बायोलॉजी कवर करी? ऐसा कोई टाइम था एक बार पढ़कर? आई एम नॉट सेइंग कि बार बार रिवाइज तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। करेक्ट, एक बार सारे लेक्चर्स आप करेक्ट, करेक्ट। देख लिए थे मेरे? जितना मुझे याद है मैंने टिफर के 1.5 मंथ पहले ही बायोलॉजी खत्म कर दी थी, तो वी कैन से कि मैंने अक्टूबर एंड तक खत्म ही कर दी थी पूरी बायोलॉजी। एंड देन मैं उसके बाद रिवीजन पे ही चल रही थी बायोलॉजी के लिए। एंड एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने फिजिक्स और केम स्टार्ट ही उस टाइम पे किया जब मेरा बायोलॉजी खत्म हुई। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पे इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया था स्टार्टिंग के मंथ में, मैंने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी है, मैं बोल सकती हूँ 4-5 महीने के लिए तो। तो तुम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब तुमने बहुत कम टाइम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है, बहुत कम टाइम में तुमने कवर हाँ, की। पहले पहले थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, बट ज्यादा फोकस मैंने बायोलॉजी पे ही दिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पहले बायोलॉजी बायोलॉजी कवर कर लूं, सो दैट सम ऑफ माय मार्क्स आर सिक्योर्ड, आई एटलीस्ट अच्छा। गेट मोर मार्क्स देन क्वालिफाइंग मार्क्स। देन बिल्कुल। आई स्टार्टेड विद फिजिक्स केमिस्ट्री। इसमें कृष्णा मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि टीआईएफआर आपका क्लियर हुआ है, राइट? टीआईएफआर भी आपने क्लियर किया हाँ, इस बार। सो टीआईएफआर में तो फिजिक्स, हाँ जी, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब इक्वल आता है। और तुमने यहाँ पर इस बार बायोलॉजी तो अच्छे से कर लिया था और 1 महीने का तुम्हारे पास टाइम था, तो हाँ, तुमने उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टीआईएफआर हाँ, कितना कैसे किया? ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले थे एंड मैंने वो लगाए, पहले तो 4-5 पेपर लगाए। फिर मैंने नोटिस किया कि टीआईएफआर का फिजिक्स केमिस्ट्री जो पोर्शन है ना, वो ज्यादा थिंकिंग पे जाता है। इफ यू हैव योर कंसेप्ट क्लियर तो वो इजीली क्लियर हो सकता है, यू कैन स्कोर एटलीस्ट हाफ ऑफ द मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उसमें से। तो मैंने बेसिकली वो पेपर पहले सॉल्व किए। बायोलॉजी तो हो ही रहा था, बायोलॉजी तो एवरीबडी गॉन अटेम्प्ट, वो तो पता ही था। फिजिक्स और केम के लिए मैंने स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स मुझे लग रहे थे कि ये कंसेप्ट बेस्ड है, वो मैंने यूट्यूब से निकाल निकाल के मैंने सिर्फ टॉपिक्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोट्रॉन हो गया, तो वो सारे सिर्फ मैंने टॉपिक से निकाल के मैंने उसके वीडियोस देखे, 10-10 मिनट के होते हैं। तो आई कुड कवर ऑल द टॉपिक्स दैट आई थॉट की इंपॉर्टेंट है, 15 दिन में मैंने वो कर लिए थे। हाँ, हाँ। और फिर मैंने उसी हिसाब से दिया था। एंड ऑल्सो जनरल एप्टीट्यूड ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प मी, क्योंकि वो मेरा अच्छे से गया था बायोलॉजी के। अच्छा। सो तुमने बहुत स्मार्ट एंड वर्क। आई
हाँ, मैंने ज्यादा केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, फिजिक्स में पढ़ के ही नहीं गई थी टिफर के लिए। जो मैंने टॉपिक्स निकाले थे, ये जो इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोट्रॉन हो गया और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है फिजिक्स के, वही मैं करके गई थी। आई हम्म। एक्चुअली स्टडीड फिजिक्स इन दिसंबर अच्छे से, 20-30 दिन में मैंने किया था फिजिक्स को। मुझे ये बात ऐसे धुंधली धुंधली से याद भी आ रही है कि जब टीआईएफआर आने वाला था तब सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में शुरू हो गए थे, मैम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे करें, तुम्हारी एक दूसरे से सब बात करने लग गए थे। मुझे तुम्हारी बात से शायद ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कि सबने बहुत स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हाँ लेकर। हाँ लेकिन बहुत अच्छी हाँ। बात है कि तुमने इतने अच्छे से टैकल किया, तुमने इतने अच्छे से देखा और उसके बाद टीआईएफआर इतने अच्छे मार्क्स से क्लियर भी किया, बायोलॉजी को इतना ज्यादा फोकस देके, ये बहुत अच्छी बात है। सो कृषा, ये तो हो गई अपनी बात लेक्चर्स की कि आपने लेक्चर्स अटेंड किए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नोट्स। नोट्स कैसे बनाए थे तुमने? मैं क्या करती थी कि आप जब पढ़ा रहे हो, स्टार्टिंग में जब मेरे पास काफी टाइम था, तो मैं पहले काफी रफ नोट्स बना लेती थी। हम्म। एंड देन बैठ के व्हेन आई टू रिवाइज, मैं थोड़े फेयर नोट्स बनाती थी। ये मैंने किया था कम से कम 5 से 6 यूनिट के लिए, अच्छा। कि जब लेक्चर चल रहा है तो फट से रफ नोट्स बना दिए, एंड देन उसी को फेयर नोट्स बना दिए, तो आई कैन ऑल्सो रिकॉल इट। और वो हम्म। मेरा एक बार, 2 बार हो जाता था एक्चुअली, क्योंकि नेक्स्ट डे जब लेक्चर होता था तो मैं रिवाइज करके भी आती थी। हम्म। तो वो काफी ऐसे चला 4-5 कोर्सेज के लिए। बट फिर उसके बाद जब थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया, आई वाज लाइक कि बाकी का भी करना है, तो देन आई स्टार्टेड लाइक जैसे ही लेक्चर चल रहा है टू मेक माय नोट्स इन अ वेरी फेयर वे, कि थोड़ा पढ़ सके, वैसे मैं बना लेती थी फिर वो। वही मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं खुद कभी ऐसे रिकमेंड नहीं करती कि दो दो बार नोट्स बनाना, क्योंकि बहुत टाइम जाता हाँ है। हाँ हाँ इसलिए पर आपने हाँ। 4-5 यूनिट्स के और वो लिए। मैंने स्टार्टिंग के कोर्सेज के लिए किया। हाँ। हाँ, फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है, बाकी का भी पढ़ना है, तो फिर मैंने स्विच कर दिया कि मैं डायरी की नोट्स ही बनाती थी, ये जो आप पढ़ा ये रहे हो वही लिख लेती थी। ये स्टूडेंट्स कौन कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर से अपनी फर्स्ट सेमेस्टर से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ना, ये वो लोग फिर भी कर सकते हैं कि भाई अभी तो 3 साल है, बहुत टाइम है, आराम से चलो हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं आपने बीएच। वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कृष्णा, जब भी हम बहुत पढ़ते ज्यादा। हैं ना, तो उसके लिए ना अपने को नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हाँ, आपने कैसे की थी? एक तो आपका मैंने कोर्स लेके रखा था, प्रैक्टिस कोर्स, हम्म। से हो जाती थी। उसके अलावा पाथफाइंडर की बुक है, तो उसमें से जैसे टॉपिक खत्म हो रहा है तो आई शुड ट्राई टू प्रैक्टिस। मैं ट्राई करती थी कि जैसे एक टॉपिक होता है खत्म, मैं कर लूँ। कभी कभी नहीं होता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही दो दो बार लिख रही थी, तो कभी कभी प्रैक्टिस का भी प्रॉब्लम हो जाता था। फिर उसके अलावा आई हैड दिस अदर बुक्स जो लाइक क्वेश्चन बुक्स थी, IIPS की वगैरह, तो उनकी बुक्स से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो एज आई सेड कि एक टॉपिक हुआ है उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दूसरा टॉपिक हुआ है उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वही करती थी मैं, क्योंकि पूरा यूनिट खत्म होने तक तो बहुत टाइम चला जाता था, एंड देन वो साथ में प्रैक्टिस करना वो डिफिकल्ट हो जाता था। बिल्कुल। टॉपिक वाइज कर लेती थी। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हें लगी कि बहुत हेल्प होती थी क्लास में? जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, इन सब चीजों से हेल्प हुआ? कोई एनालिसिस, कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए, या पता चला कि अरे ये टॉपिक्स तो हमने ठीक से पढ़े नहीं, ऐसे क्या क्या मदद मिली तुम्हें? मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करती थी तो आई यूज टू कीप बुक विथ मी बात साइड पे, तो कोई भी अगर कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है जो मुझे नहीं आ रहा है, और वो फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन है, तो मैं हम्म। वो साइड पे छोटे अक्षरों में नोट डाउन कर देती थी, एंड देन आई यूज टू पुट इट बैक इन माई नोट्स कि ये ओके। मुझे नहीं आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। या तो फिर नोट्स के एंड में जहाँ जहाँ पे भी जगह रहती थी वहां पे मैं वापस से लिख देती थी कि ये सारे मुझे पॉइंट्स हैं जो मुझे लास्ट में रिवाइज भी करने हैं। तो अच्छा। वो काफी हेल्प होती थी कि जितने भी बन नहीं रहे क्वेश्चन, वो मैंने नोट डाउन करके रखे थे, और फिर मैं वो रिवाइज करती रहती थी। तो फिर ऐसे लगता था कि हाँ, थोड़ा थोड़ा फिर टाइम के साथ 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 मिस्टेक भी कम होने लग गई थी, बिकॉज जितना प्रैक्टिस कर लिया था। ये डिफरेंस होता है अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अच्छा पोल में लीडर बोर्ड में देख लिया 30 क्वेश्चन आज के, 25 सही हो गए, 20 सही हो गए, वो खो गए, खुश हो गए। लेकिन वो जो 5-10 गलत हुए हैं ना, उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा हाँ इंपॉर्टेंट है कि आप वो लिख हाँ के रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। कभी हाँ। नहीं भूलोगे, फिर आप वो गलती कभी नहीं भूलोगे। आईआईटी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया yes, तो हमेशा सही होना है। प्रैक्टिस सेशन के बाद नेक्स्ट चीज होती है मॉक टेस्ट। कृषा, आपने हमारे साथ मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो वो मॉक टेस्ट किस तरीके से yes, आपको हेल्प किए, क्या क्या बेनिफिट्स थे मॉक टेस्ट के? और भी आपने मॉक टेस्ट अगर दिए तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स लगे? करेक्ट। मैंने आपका मॉक टेस्ट का सीरीज लिया था, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई और सीरीज नहीं लिया था, क्योंकि 5, आई थिंक सो 5 मॉक टेस्ट इज मोर देन इनफ, अगर एक महीने में आप दे रहे हो तो। तो आई थिंक सो मॉक टेस्ट में काफी आइडिया लग रहा था कि मेरे कहाँ पे आ रहे हैं। तो जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, तो
आई डोंट रिमेम्बर मेरे इतने भी बन रहे थे काफी। आई डोंट थिंक सो मेरे एक भी मॉक टेस्ट में 70+ मार्क्स गए हैं। तो इट वाज टफ, बट इट वाज स्टिल डुएबल। तो मुझे लगता था कि अगर मैंने और रिवाइज कर लिया या ये टॉपिक को मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो आई कैन स्कोर मच बेटर। तो हम्म, वही एक एक मॉक टेस्ट के साथ आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ज्यादा अच्छा करना है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में ज्यादा अच्छा करना है, और ज्यादा रिवाइज करके करके आती थी मैं। तो वो काफी हेल्प करता है कि एक्चुअल जब एग्जाम होता है तो उससे पहले 5 बार एग्जाम दे रखा है आपने, तो फिर वो डेफिनेटली। ऐसे माहौल ही बन ही जाता है, तो प्रेशर भी हैंडल करना सीख जाते हैं। हाँ, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें दिखाती है। एक तो सबसे पहले ये चीज दिखाती है, हम्म, सिखाती है कि आप 3 घंटे बैठ के टिक के बैठ सकते हो। क्योंकि हाँ बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू होता है कि वो 3 आवर्स बैठ ही नहीं सकते हैं। आजकल हम इतनी चीजों से एडिक्टेड हाँ हो चुके हैं कि वो बैठना एक तो बहुत बड़ी बात है। मॉक टेस्ट आपको बिठाया था, ऊपर टाइमर चल रहा है, ऊपर टाइमर चल रहा है, दिख रहा है कि आपके पास इतना टाइम है, तो वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्या गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स आपकी क्या हो रही है, आपको कौन सा चीजें रिवाइज नहीं है, तो ये बहुत सारी चीजें दिखा देता है। और इनफैक्ट आपका जब अभी क्लियर हो गया, तो मैं सभी स्टूडेंट्स के ऐसे मॉक टेस्ट में देख भी रही थी कि स्कोर कार्ड में कहाँ-कहाँ वो है, क्योंकि मुझे दिखता है। तो मैं वही देख रही थी कि जो मॉक टेस्ट है उसमें आप रहते थे, आप और संदीप जिनका AIR 19 है, वो मैं आप दोनों की रैंक देख रही थी, तो वो आप दोनों हमेशा टॉप पे ही रहते थे, 4th, 5th, 6th ऐसी ही रैंक दिखती थी आपकी। तो बहुत अच्छी बात है, मॉक टेस्ट आपको इस तरीके से रैंक देकर भी आपको एक बूस्ट दे देता है कि चलो आप टॉप स्टूडेंट्स में से तो आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यस। निशा, इसके अलावा जिस दिन भी, जैसे मॉक टेस्ट जिस दिन अपलोड होता था, मैं तो हर संडे सुबह 9 बजे अपलोड करती थी। तो आप उसी दिन मॉक टेस्ट दे देते थे या 1-2 दिन बाद देते थे? आप सैटरडे को आई थिंक तो करते थे अपलोड, और मैं यूजुअली संडे को देती थी, संडे को दोपहर को या फिर संडे को सुबह को। हुँ, आई हुँ, यूज्ड टू गिव मॉक, हुँ। एंड देन एनालिसिस जैसे ही आप बाहर निकालते थे, लाइक वीडियोस ऑफ, वीडियो सॉल्यूशन। हाँ हाँ, तो वो फिर मैं वो भी देख लेती थी, और मेरी मिस्टेक भी एक बार देख लेती थी उसी हफ्ते, बिफोर ट्यूसडे या वेडनेसडे जब भी होते थे, मैं देख लेती थी ताकि मुझे पता चल जाए कि ये मिस्टेक्स हुई है एंड आई कैन इम्प्रूव ऑन दैट। तो वो हमेशा का रहता था, पूरा जितना भी 5 मॉक टेस्ट हुआ था, तो हमेशा का संडे को देना है, एंड देन व्हेनेवर द वीडियोस आर आउट आई टू वॉच देम एंड एनालाइज माय मिस्टेक्स। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वीडियो सॉल्यूशन देखो, ये भूल मत जाओ कि टेस्ट दिया था, उसके बाद वो जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको बहुत हाँ अच्छा दिखना भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ, अच्छा ये गलतियाँ की हैं, एग्जैक्टली। ये भी पता चलना चाहिए। हाँ इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे कृषा? बीएससी के स्टूडेंट हो, कॉलेज हाँ। प्रैक्टिकल, कॉलेज एग्ज़ाम, टे जो यूनिट टेस्ट वगैरह कॉलेज लेते हैं, उसके अलावा आपका आईआईटी जैम का प्रिपरेशन। इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे की? आई थिंक तो मैं आपको काफी बार बोलती थी मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, काफी बार आपको मैंने बोला होगा ये चीज, क्योंकि सब कुछ, कभी कभी तो टेस्ट आ रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, टीआईएफआर का एग्जाम है, उसके साथ हुँ, टेस्ट आ रहे हुँ, हैं, हुँ, प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं वगैरह वगैरह, तो वो तो चलता ही रहता था। बट आई थिंक कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लाइक हर रोज अगर पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट कीप ऑन स्टडिंग, 1 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ रहे हो, मिस मत करो पढ़ना, क्योंकि वो फिर गैप हो जाता है ना, देन इट्स वेरी हार्ड टू स्टार्ट अगेन। तो बिल्कुल। जितना भी होता था मैं पढ़ लेती थी, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, कभी कभी तो पढ़ना भी नहीं होता था तो आधा घंटा भी मैं देख लेती थी, या फिर कोई तो एमसीक्यू सॉल्व कर लेती थी कोई भी टॉपिक के, पर पढ़ना वॉज नेसेसरी एवरी सिंगल डे, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही है। तो दैट्स व्हाट आई केप्ट इन माइंड। एंड बाकी तो वो तो कॉलेज का तो चल ही रहेगा, वो तो फिर रोक नहीं सकते, तो वो फिर करते ही रहना है। हाँ। कभी ऐसा होगा का कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी ऐसा होगा प्रेशर बहुत कम है। दिक्कत ये होती है जिस दिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, उस दिन हम प्रेशर के चक्कर में पढ़ लेते हैं, लेकिन जिस दिन बिल्कुल फ्री है ना, उस दिन उल्टा लोग कम पढ़ते हैं, क्योंकि तब इतना रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। करेक्ट तो आपको रोज़ पढ़ना है, करेक्ट। कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना तो है ही। तो आप पर एक दिन में पढ़ना रोज है, yes। कितने, एक दिन में कितने आवर्स पढ़ते थे आप कृषा आईआईटी जैम के लिए? बहुत अच्छा दिन हो गया तो आई स्टडी फॉर 5-6 आवर्स, और कभी कभी मैंने जैसे बताया कभी कॉलेज का बहुत ज्यादा हो रहा था तो फिर आई स्टडी फॉर 1-2 घंटे पढ़ लिया, या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लिया MCQs, पर कभी पढ़ना नहीं होता है, एवरी सिंगल डे आई स्टडी। और आप लाइव लेक्चर ज्यादा लंबे। लाइव हाँ लेक्चर जी हाँ जी। ज़्यादा प्रेफ़र करते थे कृषा, या रिकॉर्डेड आप ज़्यादा प्रेफ़र करते थे? लाइव लेक्चर्स, क्योंकि फिर वो हर रोज का हैबिट हो जाता है कि सिट फॉर लाइव लेक्चर्स, मेक योर नोट्स एंड देन रिवाइज इट, आप दूसरे दिन वापस से वही रिवाइज करके आओ, सिट फॉर द नेक्स्ट लाइव लेक्चर, वही वो चलता रहता। तो अच्छा, अच्छी बात क्या होती थी कि आई शुड नॉट बी लाइक ओके पूरा कोर्स खत्म हो गया अभी मुझे पढ़ना है, हाँ, आई हाँ। टू स्टडीड एवरी सिंगल डे। तो फिर वो कोर्स के साथ ही मेरा सब कुछ पढ़ना हो जाता था और ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता था।
ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमेशा मैं बोल देती हूँ स्टूडेंट्स को कि अगले दिन जब तुम आओ तो पिछले दिनों का रिवाइज़ करके आओ, तभी क्लास हाँ, में आओ, नहीं तो फिर मत आओ, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अगर आप बस यही आपकी एडवाइस फॉलो कीजिए। पिछली क्लास जब आप रिवाइज़ करके आ रहे हैं ना, तो आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पहली चीज़, और कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा आपका, क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ हुँ, रखा है। हुँ, और अब इसमें हर रोज़ अगर आप ये करोगे तो बताओ, बायोकेमिस्ट्री के 30 लेक्चर्स हैं, तो 30 बार आपने बायोकेमिस्ट्री उसी टाइम में रिवाइज़ कर लिया, तो वही, वही, करनी चाहिए। वही। सो यस। इसी में ही आपने कितनी बार रिवीजन की होगी हर एक यूनिट को कृषा? अ, एक बार जैसे मेरा खत्म हो गया सिलेबस, देन आई कैन थिंक कि मैंने कम से कम 4 से 5 बार रिविज़न किया है बिफोर आईआईटी जॉइन। तो वो तो चलता था। आई यूज्ड टू बी मोर ऑन प्रैक्टिस सेशंस एंड प्रैक्टिस करने में मैं ज़्यादा फोकस करती थी। मेरे मेरे हिसाब से ज़्यादा ही करनी चाहिए प्रैक्टिस जितनी मैंने की थी। एंड आल्सो रिविज़न ज़्यादा करनी चाहिए जितनी मैंने की थी। आई आई द ओनली थिंग आई रिग्रेट इज़ कि लास्ट में मैंने एक बार पूरा रिविज़न सही से नहीं किया। वही चीज़ है दैट आई रिग्रेट, बिकॉज़ जितना रिविज़न होगा उतना ज़्यादा मेमोरी में रहेगा, एंड देन डेफिनिटली, यू कैन जस्ट हाँ, यू डेफिनिटली। कैन जस्ट गिव द आंसर मोर क्विकली। और जो मेमोरी बेस्ड होते हैं वो तो रिवीजन से ही याद करने पड़ते हैं, तो जितना ज्यादा कर सको उतना करना चाहिए रिवीजन। बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे और जितना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी एनालिसिस 2 चीज़ों में करते हैं। एक तो आपको चीज़ें रिवाइज़ करवाते हैं, दूसरी चीज़ आपकी गलतियाँ आपको सिखाते हैं, और वो गलतियाँ आप कभी नहीं भूलोगे, आपको हमेशा याद रहेगी। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स होंगे जो आज भी आपको हाँ, शायद याद होंगे कि अरे यार! उस दिन वो गलती कर दी थी, नहीं करनी चाहिए थी। सो वो हाँ, आपको बहुत सारे हाँ, एग्ज़ाम्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कृषा, जैसे कि आप टेस्ट देते थे, टेस्ट में मार्क्स कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं। तो डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो मतलब दिल पे पत्थर गिर जाता है। हाँ, हाँ, तो ये सारे हाँ, डीमोटिवेशन को कैसे आप मतलब एक मोटिवेशन में बदलते थे? कैसे अगले मॉक टेस्ट के लिए तैयार होते थे? क्योंकि एक अगले मॉक टेस्ट में डर हाँ, लगेगा क्योंकि पिछली बार मार्क्स नहीं बने। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे हाँ, टैकल हाँ। करते थे? मेरे एक भी मॉक टेस्ट में 70 प्लस मार्क्स नहीं है, तो मेरा तो हमेशा का था कि पहले तो मार्क्स आ रहे हैं, इतने अच्छे नहीं है, रैंक तो भली आ रही है, अच्छी आ रही है, 1 to 5 में आती थी मेरी रैंक। बट फिर भी ऐसे होता था कि 70 प्लस तो जा ही नहीं रहे मार्क्स। तो एक दिन तो पूरा ऐसा होता था, हो ही नहीं रहा, इम्प्रूव हो ही नहीं रहा, बट देन आई वाज लाइक नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अच्छा करूंगी, अच्छा करूंगी, हमेशा ऐसे ही लगा रहता था। एंड ऑल्सो ऐसे टोल्ड यू कि हर रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। हाँ, हाँ। बिकॉज एक टाइम के बाद ऐसे लगता है कि इतना पढ़ा हुआ है, 6-7 महीने कंसिस्टेंटली पढ़े हैं, तो फिर अभी क्यों स्लैक ऑफ करना, अभी डेफ क्यों एंडिंग एंडिंग सही से नहीं करना। तो वही था कि जो भी होगा आई जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। वही एटीट्यूड रखना चाहिए कि जो भी है करना है, बस करते रहना है। इसमें तुमने ये बोला कि 6-7 महीने में इतनी प्रिपरेशन करते हैं हम, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि 6-7 महीने की पहले की कृषा को बायोलॉजी की नॉलेज में और आज की अगर कृषा को 6-7 महीने के बाद की कृषा को बायोलॉजी की नॉलेज में अगर हम देखें, तो आपको क्या डिफरेंसेस लगता है खुद में ही कृषा? काफी काफी पहले आई थिंक सर कॉन्सेप्ट ही, कॉलेज के एग्जाम दे रहे हैं, 2-3 दिन पढ़ के जा रहे हैं, पहले ही पढ़ के जा रहे हैं और दे के आ रहे हैं, वही था मेन तो। बट आई थिंक सो मैंने टीआईएफआर मुंबई का इंटरव्यू भी दिया है, दोनों राउंड क्लियर किए हैं, तो आई कैन से कि वो एनालिटिकल और वो जो थिंकिंग वाला जो होता है ना, वो बढ़ जाता है कि यू कैन आंसर क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस डेफिनिटली। आराम से। या तो वो काफी बढ़ जाता है कि इतना टाइम के इतना कंसिस्टेंटली जब प्रिपेयर कर रहे हो, so you can answer in interviews as well, which I've noticed. If you have studied well for 7-8 months, इंटरव्यूज निकालना भी बहुत इजी हो जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। कि जब मतलब कॉलेज में तो हर एक बच्चे का ये हाल होता है कि 2 दिन पहले पढ़ के चले जाते हैं, क्या ही अब उसमें लिटरली नहीं हमें समझ में आता है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों है। हम इतना थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं, हम ये थोड़ी पढ़ते कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों पढ़ते हैं। ये तो इतनी डिटेल में तो आप तभी पढ़ सकते हो जब आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको समय लगती है आने में, और इतनी जल्दी आ जाती है, तो बहुत अच्छी बात है कृषा। कृषा, इसके अलावा जैसे कि आपने कहा आपने टीआईएफआर एग्जाम क्लियर किया, आपने 2 इंटरव्यूज़, इतने बढ़िया इंटरव्यूज़ आपने जो 2 राउंड्स हैं वो क्लियर किए हैं। सो ये आप मुझे बताना चाहोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आके बोलते हैं कि मैम हमें सिर्फ टीआईएफआर की प्रिपरेशन करनी है। नहीं मैम, हमें तो सिर्फ गैट-बी की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए अलग कोर्स दो। तो आप ये बताइए कि ये जो सारे जितने भी एमएससी एंट्रेंसेस हैं, ये सारे एमएससी एंट्रेंसेस क्या आपके आईआईटी जैम की प्रिपरेशन से मोर और लेस निकल सकते हैं? डेफिनेटली आई थिंक सो। मेन जो बायोलॉजी का सिलेबस है दैट्स वेरी स्टैंडर्डाइज्ड, तो वो हुँ, किसी भी एग्जाम के लिए यूज किया जा सकता है।
द थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि हर एक एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है, जो सिलेबस है, टीआईएफआर का सिलेबस नहीं होता, तो वो तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही हम लोग को आइडिया लगाना पड़ता है कि क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा। इस बार का टीआईएफआर पेपर में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, दो तीन तो मैंने देखे थे, वो डायरेक्टली आ गए थे। तो वो टीआईएफआर के लिए तो स्पेसिफिकली देख लेना चाहिए कि ये सिलेबस है, सिलेबस नहीं पर ये प्रीवियस ईयर में है, तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना चाहिए। बायोलॉजी तो इज स्टैंडर्ड है, वो तो सभी एग्जाम में वही है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो चेंज नहीं होने वाला किसी भी हाँ। एग्जाम के लिए, तो वही वही पढ़ना है। उसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिख रहे हैं क्वेश्चन, जो हम्म। कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं वो पढ़ के जाते हैं, पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है। जैम के लिए तो ऑब्वियसली यही मेन तो यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी पूरा दे रखा है सिलेबस में, तो वही फॉलो करना है। और गैटबी का तो ऊपर से ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा। करना है बायोलॉजी में, बट जो बाकी की चीजें हैं वो तो सेम ही है हाँ, एग्जाम की जैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो मेन चीज़ें होती हैं, वो तो सेम ही होती है और किसी को भी एक एमएससी एंट्रेंस टारगेट नहीं करना चाहिए, उसको सारे एमएससी एंट्रेंस देके ही आने चाहिए, फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए क्योंकि यू नेवर नो कि आप कौन-सा एग्ज़ाम क्लियर बहुत अच्छी रैंक से कर लें, तो हर एक करना चाहिए क्लियर। इसके अलावा कृषा मैं आपसे ये पूछूँगी कि आपके अब क्या मन में क्या है कि आपको कहाँ जाना है? आईआईटी बॉम्बे जाने का मन है, इंदौर या आईआईएससी, एनसीबीएस कौन-से इंस्टीट्यूट जाने का मन है आपका? अभी टीआईएफआर मुंबई का फाइनल लिस्ट अभी बाहर नहीं आया है। मेरे टॉप 3 कॉलेजेस तो टीआईएफआर मुंबई, आईआईटी बैंगलोर और आईआईटी बॉम्बे ही है। तो वेरेवर आई गेट आई बी वेरी हैप्पी, बट अभी के लिए तो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर आईआईटी बैंगलोर का जो वो लोग इंटरव्यू कॉल हो, आई एम वेटिंग फॉर दैट। सो आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी और एमएससी ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से कुछ कौन करनी है? मतलब कोई भी आपको एनी विल वर्क? नहीं, मुझे एमएससी करनी है। एमएससी करनी है। MSc हाँ। पीएचडी का मन नहीं है आपका कृषा? नहीं, पीएचडी प्रोबेबली आउट ऑफ इंडिया जाके करना है, तो ओके, ओके। अभी इंडिया से सिर्फ एमएससी। इंडिया से एमएससी करनी है। हाँ, अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपको ये भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं, हाँ, उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल जाती है और बहुत सारे बाहर से जो जैसे करेक्ट। आईआईएससी बैंगलोर के स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बताते हैं मैम इतनी टॉक्स होती है, इतनी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो आप बहुत पहले से शुरू हो जाते हो, जो पेस जनरली स्टूडेंट सीएसआर नेट के बाद करता है, तुम अभी से पकड़ लोगे, तो बहुत अच्छी बात होगी। करेक्ट। इसके अलावा कृषा आपकी प्रिपरेशन में कोई ऐसे मुझे 3 पॉइंट्स बताओ जो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स लगे और कोई ऐसे 3 पॉइंट्स जो आपको लगे थोड़े नेगेटिव है, शायद मैं इम्प्रूव कर लेती तो मेबी हमें हमेशा ह्यूमन है ना, हमें करेक्ट। लगता है। तो ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं? पॉजिटिव पॉइंट था कि आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, हर रोज पढ़ना है मतलब पढ़ना है। हुँ, सेकंड थिंग वाज कि मैं प्रैक्टिस कर लेती थी, हर बार प्रैक्टिस जितना भी कर सकती थी वो मैं कर लेती थी, जितना कैपेबिलिटी में था। हुँ, हुँ। एंड थर्ड पॉइंट वाज कि मैं लेक्चर्स को कभी टालती नहीं थी, मतलब आज का लेक्चर है तो आज ही देखना है, ओके। 2-3 दिन के बाद टालना नहीं है। अगर मैं मिस भी कर गई अगर आज का लेक्चर, तो वो कल तो देख ही लेना है और उसके बिल्कुल। नोट्स बनाने हैं। हाँ। तो वो एक था जो पूरा हमेशा रहता था कि टाइम पे चीजें जितनी हो सके उतनी करनी है। हुँ, हुँ। नेगेटिव पॉइंट में मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा रिवीजन कर लेना चाहिए था बिफोर एग्जाम, बिकॉज देवर क्वेश्चन वो डायरेक्ट थे और वो हो जाते, बट मैं रिवीजन करके नहीं गई थी, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो गया था। हुँ, हुँ। तो मेरे हिसाब से एग्जाम के 10 दिन पहले से ही एक बार का रिवीजन शुरू कर देना चाहिए, और पूरा एग्जाम से पहले पूरा एक बार रिवाइज होना चाहिए डेफिनिटली। थरली। तो वो एक चीज मैंने मिस कर दी थी, वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। सेकंड थिंग इज कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ थोड़ा पहले से कर लेती, थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू कर देती पहले से, तो वो थोड़ा प्रेशर कम आता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था मुझे हुँ, हुँ, हुँ। टीआईएफआर के एग्जाम से पहले। एंड थर्ड इज कि थोड़ा इसके थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से कर लेती, क्योंकि कॉलेज की वजह से कभी कभी टाइम मैनेज भी नहीं होता था, एंड ऑल्सो मुझे काफी माइग्रेन का भी दिक्कत था, तो उसकी वजह से भी काफी टाइम मुझे सोना पड़ता था दोपहर को काफी काफी टाइम तक। हुँ, हुँ। तो वही है बस कि अगर वो थोड़ा कंट्रोल हो जाता तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता। एंड इसके अलावा कृषा जो अभी स्टूडेंट्स फ्यूचर में करने की सोच रहे हैं आईआईटी जैम नेक्स्ट ईयर डेफिनिटली वो देंगे, तो उनको आप क्या-क्या एडवाइसेज़ देना चाहोगे? मेरी फर्स्ट एडवाइस होगी कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो बी डेडिकेटेड टू इट, हुँ, हुँ, हुँ। कि कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए। हुँ, एक हुँ। बार अगर कमिट कर रहे हो तो कंसिस्टेंटली पढ़ना चाहिए, देयर शुड बी नो अदर थॉट्स कि मुझे नहीं करना, बीच में जाके फिर यू आर लाइक इज इट वर्थ इट और शुड आई पुट माय टाइम इन इट, वो सब थॉट्स नहीं आने चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो पूरा अच्छे से कीजिए, बीच में गैप मत डालिए। डेफिनिटली। कभी कभी ब्रेक लेना ठीक है, बट मेक श्योर
कि कुछ ना कुछ करते रहो, थोड़ा करते रहो, ताकि वो ब्रेक के बाद फिर वापस आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ था। मैंने तीन हुँ, चार हुँ, चार पांच महीने का जो ब्रेक लिया था, उसके बाद वापस आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हुँ, तो हुँ। वो नहीं लेना है। और वही है कि रिवीजन करते रहो, रिवीजन करते रहो, जितना जल्दी बने उतना सिलेबस खत्म कर लो बायोलॉजी का, ताकि रिवीजन के लिए काफी टाइम मिले, काफी बार आप रिवीजन कर सको। और अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा पहले से है, थोड़ा करते रहो। एंड इसके अलावा कृषा एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आप क्या बोलोगे उनको कब प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए? बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कब शुरू कर सकते हैं वो? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं अगर सेकेंड ईयर से नहीं भी करती थोड़ा बहुत प्रिपरेशन, तो भी आई कुड हैव मेड इट थ्रू, जब मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था। तो मेरे हिसाब से अगर आप सेकेंड ईयर जैसे ही खत्म होता है और थर्ड ईयर में जैसे आप वेकेशन चल रहा है और आप ये भी जाने वाले हो, हुँ, हुँ। तो वेकेशन से ही शुरू कर दो। हुँ, हुँ। थर्ड ईयर में अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो मेरा तो वो ब्रेक के बाद ही आई थिंक सो मैंने अच्छे से पूरा वेरी प्रिपरेशन शुरू गुड। किया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे हिसाब से जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म हो तुरंत ही कर देना चाहिए शुरू। पर थर्ड ईयर में सिर्फ तभी वही लोग जो उतना ज़्यादा प्रेशर भी झेल पाएँ क्योंकि थर्ड ईयर जब आप आते हो हाँ, फाइनल ईयर है उसमें आपको प्रेशर दोनों का झेलना यस, पड़ेगा। काफ़ी-काफ़ी जगहों पे तो हाँ, डिसर्टेशन भी होती है लास्ट ईयर ऑफ बीएससी में भी होती है काफ़ी करेक्ट, स्टूडेंट्स को। तो अगर आप वो कर करेक्ट, सकते हो करेक्ट, तो वो करेक्ट, नहीं तो फिर आपको पहले से शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो आपको आपके यस, कॉलेज के एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा क्योंकि एग्ज़ाम में आना तो वही है सेल करेक्ट, बायोलॉजी है तो सेल बायोमॉल तो वो आपको एग्ज़ाम में उल्टा हेल्प कर देगा और प्रैक्टिस जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी डेफिनिटली हेल्प करती है चीज़ें क्योंकि आप टेक्निक्स भी पढ़ते हो। सो इसलिए आप उस हिसाब से करेक्ट। देखिए करिए। सो कृषा आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा मुझे मतलब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कृषा एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आईआईएससी और आईआईटी बॉम्बे और व्हेन वेयरएवर यू वांट टू गो। आई होप कि आप वो जगह अचीव करें और आप बहुत अच्छे से वहाँ पे पहुँचे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कृषा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू थैंक यू सो मच कृषा। बाय-बाय। बाय।